नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और मैं आपके लिए लेकर आई हूं गुड न्यूज़ ऑफ द ईयर 2025। जी हां, हम साल 2025 को अलविदा कह रहे हैं और साल 2026 का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे में जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो साल 2025 कई मायनों में बहुत खास रहा है। जी हां, अनेक सकारात्मक खबरें हमारे सामने आई, आम लोगों की खास कहानियां जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया। तो उन्हीं तमाम खास खबरों में से कुछ चुनिंदा खबरें हम समेट कर लेकर आए हैं आपके लिए। जी हां, साल 2025 की 25 बेहतरीन खबरें जिन्हें दर्शकों का बहुत प्यार मिला। साल 2025 में देश भर से पर्यावरण संरक्षण की अनेक कहानियां हमारे सामने आई। कहीं जन सहभागिता से नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है तो कहीं युवाओं ने अपने जज्बे से जंगल के जंगल उगा दिए। जी हां, किस तरह से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास हुए हैं, आइए देखते हैं। अगर मन में दृढ़ संकल्प और जन भागीदारी की भावना हो तो बड़े से बड़े काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जालौन के कोंच ब्लॉक के अंतर्गत सतोह गांव सहित आसपास के ग्रामवासियों ने, जिन्होंने विलुप्त हो रही नून नदी को अपनी जन भागीदारी से सिर्फ पुनर्जीवित ही नहीं किया बल्कि अपने गांव की फसलों के साथ साथ सिंचाई के लिए आसपास के 15,000 से अधिक किसानों को लाभ दिलाने का काम भी किया। बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता है। अब इन्हीं झीलों को एक नया जीवन, नया रूप देने का काम कर रहा है से ट्री एनजीओ और इसके सारथी हैं कपिल शर्मा और देवकांत। ये सूख चुकी झीलों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रीन सिटी बेंगलुरु को और ज्यादा हरियाली देकर सांस देने का काम कर रहे हैं। स्कूल की दीवार पर पर्यावरण संरक्षण के लिखे स्लोगनों को चरितार्थ किया है श्री गंगानगर के नजदीकी गांव फतूही के कुछ जागरूक युवाओं ने। इन युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शानदार काम किया है। इन युवाओं ने खुद की जेब से पैसा एकत्रित किया और गांव की खाली पड़ी जमीन पर पेड़ पौधे लगाने की शुरुआत की। गांव की आबादी 4,000 है, लेकिन इन युवाओं ने आबादी से लगभग 10 गुना पेड़ पौधे गांव में ही लगा दिए। अब इस मुहिम को गांव के लोगों का भी समर्थन मिलने लगा है। असम के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित रायमोना बोडोलैंग प्रादेशिक क्षेत्र बीटीआर के अंतर्गत 422 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है। असम सरकार ने साल 2021 में रिपुचिरांग वन्यजीव अभयारण्य को रायमोना राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इस वन भूमि में कभी वन विनाश और अवैध शिकार प्रमुख मुद्दे थे। हालांकि स्थिति काफी बदल गई क्योंकि बीटीआर प्रशासन ने अवैध शिकार और अन्य विनाशकारी गतिविधियों में लगे लोगों को रोजगार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आखिरकार यह एक अनुकरणीय उपलब्धि बन गई क्योंकि जो लोग कल तक शिकारी थे वो अब क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। वर्तमान में जल के घटते स्तर, लगातार घटते वृक्षों की संख्या को देखते हुए राजस्थान के बाड़मेर में सामुदायिक सहभागिता से जल, जंगल, जमीन, जैविक जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या असंतुलन पर कार्य किया जा रहा है। उर्ण गोचर चारागाह और तालाब संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस प्रयास के सूत्रधार बाड़मेर जिले के एक शिक्षक भेखाराम भाकर हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं। 46 वर्षीय इस शिक्षक को लोग प्यार से ट्री टीचर कहते हैं। शिक्षक भेराराम भाकर बताते हैं कि उन्होंने जुलाई 1999 में शुरू पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने गांव में 50 पौधे लगाए। इस अनुभव ने उनके भीतर पर्यावरण बचाने का जुनून जगा दिया, जो समय के साथ और मजबूत होता गया। ये है छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्वच्छ धरा समिति के युवाओं की टोली, जो बीते कई सालों से नदी, तालाबों सहित अन्य स्थानों पर जल संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। ये देखिए, एक अभियान के तहत ये युवा भिलाई के हुड़को स्थित तालाब पर पसरी गंदगी को निकालकर जल संरक्षण का संदेश दे रहे हैं।
इन युवाओं का मानना है कि पानी लोगों के लिए जीवनदायिनी होता है और इसके संरक्षण के लिए आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। गौरतलब है कि जल संरक्षण को लेकर ये युवा पिछले कई सालों से लगातार मुहिम चला रहे हैं और इसके लिए इन्होंने स्वच्छता धारा समिति का गठन भी किया है। समिति में शामिल युवाओं द्वारा हर रविवार को यह अभियान चलाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वेस्ट टू वेल्थ की अपील की तो साल 2025 में कचरे को कंचन में परिवर्तित करने की अनेक खबरें, अनेक कहानियां हमारे सामने आईं जो कि मिसाल बन गईं। जी हां, कहीं कतरनों से खूबसूरत परिधान बने तो कहीं टूटे पड़े सामान से खूबसूरत आकृतियां और कहीं कूड़े के पहाड़ से सड़क बना दी गई और कहीं तो ऐसा हुआ कि आप कचरा लेकर आइए और आपको मिलेगा मुफ्त में भोजन। आज के समय में हम सभी फास्ट फैशन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कपड़ों का निपटान कैसे होता होगा और अगर कपड़े के कतरन बच जाते हैं तो उनका क्या होता होगा? तो देखिए किस प्रकार निफ्ट गांधीनगर के विद्यार्थी टेक्सटाइल वेस्टेज से सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं। ये चरखा, घड़ी, फ्रेम और सुंदर सुंदर वस्तुएं वेस्ट कतरन से बनाई गई हैं, जो हमारे घर और ऑफिस को सजाने के काम में आ सकती हैं। आपको लगेगा कि इस काम में खर्च ज्यादा आएगा क्योंकि मार्केट में इन सुंदर वस्तुओं की कीमत भी ज्यादा होती है, लेकिन कम कीमत में ये सुंदर वस्तुएं हम भी बना सकते हैं और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। खादी वस्त्र नहीं विचार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन शब्दों से शुरू हुई खादी अब भारतीयों को धारण करना गौरवान्वित करता है। और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर लोगों से खादी को अपनाने की बात करते रहे हैं। जब हम खादी खरीदते हैं तो हम उन लाखों बुनकरों के जीवन को रोशन कर रहे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। इसी सोच से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के मेरठ के शोएब हुसैन ने खादी के वस्त्रों का स्टार्टअप शुरू किया। दरअसल शोएब ने बीटेक तो किया, लेकिन इंजीनियर बनने की जगह कुछ अलग करने की ठानी। अब वो वेस्ट फैब्रिक यानी के कपड़ों की कतरनों से खूबसूरत परिधान बनाते हैं। राजधानी दिल्ली में कूड़े कचरे के पहाड़ एक बड़ी समस्या हैं। कल्पना कीजिए, दिल्ली के भलसवा में वो विशाल कूड़े का पहाड़ जो सालों से दुर्गंध और प्रदूषण फैला रहा था, अब सड़क बन रहा है। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कूड़े के पहाड़ों का बेहतर समाधान निकाला है। दिल्ली वालों के इस कचरे का इस्तेमाल अब सड़क बनाने के लिए हो रहा है। बांस, जिससे अब तक आपने झोपड़ियां, घर और सजावटी सामान तैयार होते ही देखा होगा, या फिर बांस से बने फर्नीचर के बारे में ही आप जानते होंगे, लेकिन अब देश के दिल दिल्ली में बांस का एक पूरा जंगल बसाया गया है। राजधानी में बांस की थीम पर इस पार्क को तैयार किया गया है, जिसका नाम है बांसेरा। यमुना नदी के किनारे तैयार ये बांस का एक जंगल है। यहाँ हर चीज बांस की मदद से ही तैयार की गई है। शहर की दौड़भाग भरी जिंदगी और शोरगुल के बीच सुकून के कुछ पल और शांत वातावरण में खुद को फिर से तरोताजा करने का मौका इस थीम पार्क में आपको मिलेगा। कहते हैं कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये है गार्बेज कैफे, जो न केवल आकर्षण का केंद्र है बल्कि प्रेरणा भी है। इस कैफे में कोई भी व्यक्ति पैसे से नहीं बल्कि प्लास्टिक के कचरे से अपनी भूख मिटा सकता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में साल 2019 में देश का पहला गार्बेज कैफे शुरू किया गया था। जब ये कैफे खुला तो लोग इसके नाम को सुनकर हैरान रह गए। आखिर गार्बेज कैफे है क्या? असल में अंबिकापुर नगर निगम ने प्लास्टिक वेस्ट के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ये अनोखी पहल की थी। इस कैफे की खासियत ये है कि यहाँ प्लास्टिक कचरे के बदले भरपेट खाना और नाश्ता मिलता है। साल 2025 में महिलाओं ने अपने हौसले और जज्बे के बल पर बुलंदी का परचम लहराया। कहीं अभावों के बावजूद शिक्षा ग्रहण करी और बड़ी अफसर बनी, तो कहीं ड्रोन दीदियां और कहीं स्वयं सहायता समूह बनाकर आर्थिक सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण की नए पैमाने लिखे।
कोदो इन दिनों कुछ लोगों के लिए आय का बड़ा साधन है। वैसे तो सैकड़ों सालों से अनूपपुर क्षेत्र में कोदो की खेती हो रही है, लेकिन अब कोदो से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। कोदो के उत्पादों को अलग पहचान मिल रही है। जिले में कोदो का रकबा भी बढ़ाया जा रहा है। अब यही कोदो अनूपपुर जिले की महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है। महिलाएं इस कोदो से तरह तरह के उत्पाद तैयार कर अपनी आजीविका चला रही हैं और अपने आय का प्रमुख साधन बना चुकी हैं। सड़कों की सुरक्षा की बात की जाए तो साल 2025 में ऐसी अनेक कहानियां सामने आई जिसमें स्वेच्छा से लोगों ने सड़कों की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है। मिलिए कश्मीर सड़क सुरक्षा फाउंडेशन के इन स्वयंसेवियों से, जिन्होंने बीड़ा उठाया है कश्मीर की सड़कों की हिफाजत का। बीते 7 वर्षों से पूरे कश्मीर में सड़कों की हिफाजत में जुटी युवाओं की ये टीम न केवल निगरानी करती है बल्कि लोगों को जागरूक भी करती है। सर ये वाली जो लाइट्स हैं सर, ये इसको रिमूव करा देना सर। 90 सड़क सुरक्षा क्लबों की स्थापना के साथ जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में 10,000 से अधिक युवा इससे जुड़े हुए हैं। बेल्ट लगा के समुदायों की रक्षा के दृष्टिकोण से बनी संस्था का मिशन ड्राइवर और युवाओं को सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षण देना है। नंबर होता है, उसके साथ आपको गाड़ी देते हैं। संस्कृत के प्रसार से जुड़ी कई खबरें साल 2025 में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। कहीं लोगों ने गीत गाकर, कहानियां सुनाकर लोगों को संस्कृत समझाई, तो कहीं गांव का गांव अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा बोलने लगा। यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा। असम का एक ऐसा गांव है जहां लोग संस्कृत में बात करते हैं। तो इदानीं वदतु ते आगतवन्तः मम गृहे आगमनार्थम्। उद्युत मीटिंग अस्ति विद्यालये। आमां सार्धद्विवादने। जी हाँ, असम की बराक घाटी के एक छोटे से गांव अनीपुर बस्ती में पूरा गांव संस्कृत में बात करता है। सप्तमी कक्षायां पठामि। संस्कृत भाषा के प्रति अपनी उल्लेखनीय प्रतिबद्धता को ये गांव दर्शाता है। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर निर्वाचन क्षेत्र में स्थित इस गांव ने रोजमर्रा के संदर्भ में संस्कृत को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने, भाषाई पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया है। अस्य जनकः मोरपन्तः तदानीं। और अब आपको दिखाते हैं शिक्षा की ज्योति जगाते लोगों की कहानी। कहीं चल रहा है फॉरेस्ट स्कूल, तो कहीं वंचित तबके के बच्चों को दी जा रही है मुफ्त शिक्षा। कहीं बच्चे बोल रहे हैं वैदिक गणित, तो कहीं एक टीचर की पहल पर पूरे गांव के सभी बच्चे बन गए हैं चेस ग्रैंड मास्टर। कैसे, आइए जानते हैं। राजस्थान में उदयपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर ढीकली के पहाड़ों की तलहटी में स्थित श्री कुलम आश्रम अपने आप में अनूठा स्कूल है। यह प्रदेश का फॉरेस्ट स्कूल है जहां गुरुकुल पद्धति से आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल की खासियत है कि यहां सुबह प्रार्थना के साथ होती है। आश्रम की साध्वी भुवनेश्वरी पुरी का मानना है कि बड़े बड़े भवनों वाले स्कूल हमारे बच्चों को प्रकृति से दूर कर रहे हैं और उनके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं, जबकि यहाँ के बच्चों को 50 से अधिक योगासन आते हैं और शास्त्रीय संगीत का गायन सिखाया जाता है। बच्चों का कहना है कि स्कूल में स्ट्रेस फ्री वातावरण तैयार किया गया है, जिससे कि भय दहशत से परे बच्चे खुशनुमा माहौल में पढ़ाई से भागे नहीं। पूरे उत्साह के साथ पढ़ना लिखना सीख रहे इन बच्चों में किसी के माता पिता नहीं है, तो किसी को पिता के देहांत के बाद माँ अकेला छोड़ गई, कोई माता पिता की मौत के बाद अनाथ हो गया, तो किसी को कचरा बीनने के साथ भिक्षावृत्ति के जाल में धकेल रखा था, तो कुछ स्टेशन बस स्टैंड पर भिक्षावृत्ति में लिप्त थे। कभी खाना मिलता तो नहीं, पानी भी नहीं होता था। नसीब कुछ ऐसा था
कि भूखों ही सोना पड़ जाता था। ये सब उन बच्चों का काला सच है जिनका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, और इन सब कांच के टुकड़ों को तराशकर हीरा बनाने का काम एक राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल कर रहे हैं। नाम है धर्मवीर जाखड़, जो चूरू की पुलिस लाइन में तैनात हैं और पिछले कुछ वर्षों से इन बच्चों को झोपड़ी के अंधकार से निकालकर शिक्षा की रोशनी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चे कभी गाली गलौज के बगैर बात तक नहीं करते थे, और वही बच्चे आज फर्राटेदार हिंदी और इंग्लिश पढ़ते और बोलते हैं, साथ ही लिखते भी हैं। जी हाँ, राजस्थान के चूरू में चल रही है ये आपड़ी पाठशाला। अरे इतना बड़ा भाग, वो भी मन में गिनकर, और देखिए जवाब भी आ गया। ये हैं भरूच जिले के झाखड़ा गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे, जहां पहली से 5वीं तक के छात्र 7 भाषाओं में अंक लिख सकते हैं, वैदिक गणित से तेज गुणा भाग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आईपीसी की धाराएं यानी कानून की कलमें भी जुबानी बोलते हैं। आईपीसी 124A देशद्रोह, आईपीसी 143 गैर कायदे सभा, और सामान्य ज्ञान में तो किसी से कम नहीं। जिल्लाना पोलीस वडा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चूंटणी पंचना वडा, राजदूत, प्रदेशना भारत सरकारना प्रतिनिधि। करीब 160 घर और 600 की आबादी वाले इस गांव की स्कूल में बाल वाटिका से लेकर 5वीं तक 110 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें से केवल 28 बच्चे स्थानीय हैं, बाकी दूर दराज के गांवों से रोज यहाँ पढ़ने आते हैं। गुजरात का महिसागर जिला और यहाँ का छोटा सा गांव रतु सिंह का मोवाड़ा, सिर्फ 100 घरों की बस्ती, लेकिन आज यही गांव दुनिया के नक्शे पर एक नया सपना लिख रहा है। सपना अपने ही गांव से चेस ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन तैयार करने का। जहां खेलों का मतलब अक्सर क्रिकेट या कबड्डी समझा जाता है, वहां इन मासूम बच्चों के दिमाग की चालें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बना रही हैं। इन सपनों के सूत्रधार हैं गांव के ही एक साधारण शिक्षक संदीप उपाध्याय। खुद अच्छे खिलाड़ी रहे संदीप भाई ने 2021 में ठान लिया कि गांव की तकदीर बदलनी है, और शुरुआत हुई बच्चों को शतरंज की पहली बिसात समझाने से। और अब आपको दिखाते हैं सेवा के जज्बे से जुड़ी वो कहानियां जो कि साल 2025 में बहुत पसंद की गईं। जी हां, कहीं दूर दराज दुर्गम इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं लोग, और कहीं परित्यक्त बुजुर्गों के लिए अपने घर जैसा बना दिया है घर। अक्सर वरिष्ठ नागरिकों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है कि उनकी जान को खतरा हो जाता है, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। शियोज गुरु विश्राम वृद्धाश्रम इन उपेक्षित वृद्ध माता पिता की पीड़ा को समझता है और समझाता भी है। मिलिए इस माँ से जिसने अपने बच्चे का पालन पोषण किया और उसे शिक्षा दी। उसी बच्चे ने उसे पीटा और घर से निकाल दिया, जिसके दिल में अपनी माँ के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं। इन्हें शियोज गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में एक सुरक्षित, स्नेही और प्रेमपूर्ण घर मिला है। शियोव्स को बुजुर्गों के लिए घर से दूर घर कहा जाता है। ये 1 दशक से भी ज्यादा समय से समाज के कमजोर बुजुर्गों की सेवा कर रहा है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य परित्यक्त बुजुर्गों को अपना शेष जीवन बिताने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। पुणे जिले के आंबे गांव, जुन्नर और खेड़ तहसील आदिवासी और दुर्गम इलाके हैं। यहाँ भारी बारिश होती है और लोगों को जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर जाना पड़ता है। इस इलाके के कुछ स्थानों पर ही सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। इसी कठिनाई को देखते हुए गुरु फाउंडेशन IGF इंडिया ने मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की। इस मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। अब तक लगभग 6 लाख से ज्यादा मरीज इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। इन मोबाइल यूनिट्स में ग्लूकोमीटर, HB मीटर, आंखों की जांच और खून की जांच के लिए पोर्टेबल डिवाइस जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना ही इस पहल का उद्देश्य है।
साल 2025 में युवाओं के नवाचारों से जुड़ी खबरों ने भी दर्शकों को खूब आकर्षित किया। रेलगाड़ियों में व्हीलचेयर की मदद से यात्रियों को चढ़ाना एक कठिन काम है, क्योंकि हवाई जहाज की तरह रेलगाड़ियों में रैंप नहीं होता है। महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जिले नंदुरबार के एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा जब अपने पिता के साथ रेल यात्रा कर रही थी तो उसने इस स्थिति को देखा और ट्रेन में भी रैंप के बारे में विचार किया। इसके बाद संविधा ने इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से लैस एक उपकरण तैयार किया और यह सुनिश्चित किया कि जब तक रैंप बाहर रहेगा अलार्म बजता रहेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार बच्चों में शोध के प्रति रुचि पैदा करने के लिए स्कूल नवाचार प्रतियोगिता का आयोजन करती है। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सुविधा को दिव्यांग स्नेही रैंप पर शोध के अगले चरण के लिए 1.5 लाख रुपए का अनुदान भी प्रदान किया। हल्द्वानी के प्रगतिशील किसान जैविक खेती में नवाचार कर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ये किसान गेहूं की नई वैरायटी विकसित कर रहे हैं। ये है नरेंद्र, जिन्होंने गेहूं की नरेंद्र 9 प्रजाति विकसित की है, जिसे 2021 में पेटेंट भी मिल गया। नरेंद्र मेहरा ने 2008 में गेहूं की नई वैरायटी विकसित करने की शुरुआत की और 2013 तक नरेंद्र 9 तैयार कर लिया, जो अब देश भर में लोकप्रिय हो गया है। नरेंद्र बताते हैं कि 12 साल की मेहनत के बाद ये किस्म विकसित हुई है, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। साल 2025 में युवा शक्ति से जुड़ी, युवाओं के हौसले और जज्बे से जुड़ी खबरें भी आकर्षण का केंद्र रहीं। कहीं युवाओं ने अपने हौसले और जज्बे से बना डाला रनिंग ट्रैक, खेल का मैदान और साथ ही साथ अपनी कलाकारी से किसी गांव को बना दिया आर्टिस्ट विलेज। और तो और आपको बताते हैं कि किस प्रकार एक भी पेड़ काटे बिना बना दिया लकड़ी का महाकाली मंदिर। ये तस्वीर है बिहार के शेखपुरा जिले की एकरामा पंचायत के गडुआ गांव की, जहां के दर्जनों युवा सेना की भर्ती के लिए प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। डिफेंस की लिखित प्रतियोगिता में बच्चे अपनी प्रतिभा और मेधा के दम पर रिजल्ट प्राप्त करते हैं, लेकिन अक्सर शारीरिक दक्षता में उनका रिजल्ट सही नहीं आता, जिससे आहत युवाओं ने आपस में बैठकर ये निर्णय लिया कि गांव के पास ही अव्यवस्थित बड़े तालाब के किनारे को समतल कर उसे दौड़ने लायक बनाया जा सके, ताकि लिखित परीक्षा के साथ फिजिकल की भी तैयारी गांव में रहकर ही की जा सके। इसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा युवाओं ने अपने दम पर श्रमदान किया और आपस में पैसा चंदा कर 570 मीटर लंबा रनिंग ट्रैक बना लिया। इतना ही नहीं, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक सहित अन्य शारीरिक दक्षता के लिए भी प्रैक्टिस की जगह बना ली। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड की भूमि कला संस्कृति का भी खजाना है। सोहराय पेंटिंग भी राज्य की अमूल्य धरोहर है, जिसे राजधानी रांची के सुदूरवर्ती गांव चिरुडीह में संजोया जा रहा है। युवा चित्रकार मनीष कुमार महतो ने अपने दोस्तों के साथ 1 साल पहले गांव की दीवारों पर सोहराय आर्ट उकेर कर इसकी शुरुआत की थी, जो आज गांव की पहचान बन गई है। झारखंड की इस पारंपरिक कला में वन्य जीवन संरक्षण से लेकर दंत कथाओं को दर्शाया जाता है। दीवार के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, कागज, साड़ी और अन्य कपड़ों पर भी सोहराय पेंटिंग बनाई जाती है। आज इस गांव में दर्जनों महिलाएं भी इस कला को आगे बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। वायुपेट तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के सिरिकोंडा मंडल के वन क्षेत्र में बसा एक सुदूर गांव है। इस गांव की आबादी केवल 200 है और इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। स्थानीय लोग शुरू से ही देवी महाकाली की पूजा करते आए हैं। संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीणों ने देवी की पूजा के लिए एक फूस की झोपड़ी बनाई, लेकिन ग्रामीण किनाका शंभू की नेपाल यात्रा के बाद जहां उन्हें वहां के लकड़ी के मंदिरों से प्रेरणा मिली, स्थिति बदल गई।
शंभू ने लकड़ी के मंदिर के अपने विचार को अपने स्थानीय साथियों के साथ साझा किया, जिन्होंने इसके निर्माण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। पूरा गांव उनके साथ एकजुट हो गया और कुछ ही समय में एक भी पेड़ काटे बिना लकड़ी का मंदिर बन गया। गौरतलब है कि मंदिर का निर्माण 2023 में बारिश और जंगल की आग से क्षतिग्रस्त हुए पेड़ों का उपयोग करके शुरू हुआ था। साल 2025 सकारात्मक खबरों का साल रहा। इतनी सारी सकारात्मक खबरें, गुड न्यूज़ हमारे सामने आई कि उन सभी को आधे घंटे में आप तक पहुंचा पाना मुमकिन नहीं था। कुछ चुनिंदा खबरें हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी। नया साल और भी ज़्यादा मंगलमय हो और ज़्यादा बेहतरीन खबरें हम आप तक पहुंचाएं, यही कामना करते हैं। आप सभी को आने वाले साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।